नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर आरती लोकेश जी की कहानी सांच की आँच। तो आइए सुनते हैं कहानी। सच के महत्व को किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जा सकता, पर यह भी सच है कि सच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कभी कभी। रिद्धि शुचि की फुफेरी बहन थी, बुआ की बेटी। 3 साल छोटी थी। बहुत प्यार था दोनों में। दोनों साथ साथ खेलती थीं। शाम के समय जब सारे बच्चे सड़क पर गिल्ली डंडा, पिट्ठू फोड़, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, गेंद बल्ला, कबड्डी या कंचे खेल रहे होते, तो ये दोनों बहनें अपनी छत पर गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचा रही होती। छत पर ही पूरा संसार बसा रखा था दोनों बहनों ने। गर्मियों की शाम सब छत पर ही गुजारते थे, और अगर बिजली न आ रही हो तो छत पर ही चारपाइयाँ बिछाकर सोते भी थे। उन चारपाइयों को बारिश से बचाने के लिए एक टिन की छत वाली बरसाती बनी हुई थी छत पर। सारी चारपाइयाँ सुबह उठने पर उसमें खड़ी कर दी जाती थी। छत पर जाने के लिए बनी सीढ़ियों की भीतरी छत पर एक दुरछत्ती बनी हुई थी। उसमें सारे तकिए, लिहाफ और चादरें आदि रखी रहती थी। बस यही उन दोनों के घर घर के खेल की सामग्री रखने का स्थान बना। शाम होते ही दोनों बहनें छत पर पानी का छिड़काव करने के बहाने पहुंच जाती और खूब घर घर खेला करती। गुड्डे गुड़ियों के कपड़े, गहने, जूते, माला, चकला, बेलन, तवा, परात, थाली, कटोरियां, गिलास, जग, सभी कुछ तो उन्होंने अपने घर घर के खेल के लिए जमा कर रखा था। शुचि, ओ शुचि, नीचे से माँ की आवाज आई। चलो खाना खा लो, खाने का वक्त हो गया है, और रिद्धि को उसके घर भेजो। रिद्धि शुचि के घर में नहीं रहती थी। बुआ का घर पास ही था, इसलिए दोनों को सदा साथ रहने और खेलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। ओ रिद्धि, तू भी खाना खा ले, फिर चली जाइयो, शुचि की दादी और रिद्धि की नानी कहती। कभी रिद्धि खाना खा लेती, कभी अपने घर जाकर खाती। बहू, कभी तुम भी रिद्धि को खाने पीने के लिए पूछ लिया करो, दादी शुचि की माँ से कहती। जीजी चिंता करेंगी अगर रिद्धि अपने घर खाना नहीं खाएगी तो, इसी कारण मैंने नहीं पूछा, वरना रिद्धि कोई मेरी दुश्मन थोड़ी ही है, माँ जवाब देती। रिद्धि के मुंह में जबान है, बता देगी कि नानी के घर से खाकर आ रही हूँ। मामी ने बनाया था खाना, बिना खाना खाए आने नहीं दिया, दादी का तर्क संगत प्रत्युत्तर आता। अगर मैं घर में खाना तैयार करके बैठी हूँ और मेरे बच्चे कहीं और से खाकर आए और घर आकर मेरे हाथ का खाना खाने से मना कर दें, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। शुचि की माँ की नज़रों में हर माँ की एक सी ही सोच होती है। शुचि और रिद्धि बहुत छोटी थी। इन बातों का अर्थ समझने की उन्हें न अक्ल थी न कोई ज़रूरत। वे दोनों अपने खेलों में हमेशा की तरह मगन रहती। स्कूल स्कूल का खेल भी उन्हें बहुत भाता था। एक कागज़ को काट काट कर फिर एक के ऊपर एक रख आपस में उनकी सिलाई कर करके ढेरों छोटी छोटी कॉपियाँ उन्होंने बना रखी थी। अपने पुराने कपड़ों से छोटे छोटे बस्ते भी सिल रखे थे। पूरा स्कूल लगा हुआ था। रिद्धि विद्यार्थी बनती तो शुचि मास्टरनी, फिर बारी बदलकर शुचि विद्यार्थी बनती और रिद्धि मास्टरनी। छत की मुड़ेर को तो कभी सीढ़ियों के दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाने का काम किया जाता, और घर में पोछा लगाने का कपड़ा डस्टर बन जाता। जब कभी सड़क पर खेलने को साथी न मिलता तो शुचि का बड़ा भाई पुनीत भी खेल में शामिल हो जाता, और जब कभी पड़ोस के एक दो बच्चे और आ जाते तो स्कूल के खेल में रंग जम जाता। उस दिन मास्टरनी बच्चों की छड़ी, कपड़े धोने वाली थापी से पिटाई भी करती। चश्मा पहनकर खुद पटरी पर बैठती और छात्रों को नीचे दरी पर बिठाती। छोटी सी कॉपी पर बड़े बड़े टिक लगाकर गृह कार्य भी जांचती। शुचि, अब भेजो सब बच्चों को अपने घर, पापा भी आ गए हैं दफ्तर से और बुला रहे हैं नीचे, पूछ रहे हैं कहाँ हैं बच्चे। माँ ने आवाज लगाई। अरे मामा भी आ गए, तब तो फिर पापा भी आ गए होंगे।
मैं भी घर जाती हूँ। रिद्धि पटपट सीढ़ियाँ उतरने लगी। रिद्धि, रुक बेटा, मैं आम लाया हूँ, खाकर जाना घर। शुचि के पापा ने रिद्धि को रोकना चाहा। जाने दो उसे, अंधेरा हो रहा है। फिर वह तो अपने घर में आम खाने वाली अकेली है। यहाँ 3 बच्चे हैं और बड़े भी हैं, सबके हिस्से जरा जरा सा आएगा। शुचि की माँ ने पापा को रोका। मामी का जवाब सुने बिना ही रिद्धि फटाफट अपने घर की ओर निकल गई। एक गली छोड़कर अगली गली में ही उसका घर था। पता नहीं इस संवाद में ऐसी क्या खास बात थी कि पापा माँ से नाराज हो गए थे। रात में सोते सोते शुचि की आंख अचानक खुल गई। घड़ी में अधिक वक्त भी नहीं हुआ था, 11 ही बजे होंगे। पापा को कहते सुना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रिद्धि भी तो अपनी ही बच्ची है, अगर वह भी हमारे साथ आम खा लेती तो क्या कमी आ जाती। मैं उस पर ज्यादा प्यार बरसाना नहीं चाहती। मामी हूं उसकी तो मामी जितना ही प्यार दूंगी। माँ की आवाज कानों में पड़ी। एक माँ होकर तुम यह भूल रही हो कि तुम ही माँ हो उसकी। पापा की आवाज थी। इसे भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। माँ के स्वर की रुखाई और कड़ाई शुचि के लिए अजनबी नहीं थी, मगर इस वार्तालाप में कुछ था जो शुचि को नया सा लग रहा था। तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? तुमने उसे भी जन्म दिया है। रिद्धि तुम्हारी उतनी ही बेटी है जितनी की शुचि। पापा का तल्ख स्वर शुचि के कान में पड़ा। नहीं, बहुत फर्क है दोनों में। शुचि को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है मैंने, रिद्धि को नहीं। पैदा होते ही दे दी थी मैंने जीजी को। वे अपना सूना आंचल लेकर अस्पताल में ही बैठी थी। जन्म देते ही उन्हीं की गोद में डाल दी थी मैंने। माँ का उत्तर दृढ़ था। जन्म तो तुमने ही दिया था ना, 9 महीने अपने गर्भ में भी पाला। फिर तुम उसके लिए इतनी शुष्क कैसे हो जाती हो? उसके हिस्से का दूध मेरी छाती में पत्थर बन बन कर चुभता रहा। समझ लो कि छाती के उन पत्थरों ने मुझे भी पत्थर बना दिया है। वह मेरे सामने ही खेलती रहती थी सारा दिन, फिर भी मैं उसे दूध पिलाने का अधिकार खो चुकी थी। दूध के समान अपने मातृत्व को भी पत्थर बनाना पड़ा मुझे। जब भी उसे प्यार से देखती या गोदी में उठा लेती तो तुम्हारी माँ के जहर बुझे बाण आ लगते कि बच्ची को छाती से चिपटाए रहेगी तो अपनी माँ से ममता कैसे पड़ेगी इसकी। ज्यादा लाड़ दिखाने वाली बन रही है ताकि यह अपनी माँ को माँ न समझे और तुझे ही माँ माने। माँ बेटी के बीच दरार पैदा करना चाहती है। फिर इतना ही लाड़ बरसाना था तो दी ही क्यों? बस मैंने छाती पर बड़ा सा पत्थर रखकर अपनी ममता का गला घोंट दिया। यह सब सुनकर शुचि सुन्न हो गई। तो क्या रिद्धि मेरी सगी बहन है? क्या उसे बुआ को गोद दिया गया है? मेरे मम्मी पापा उसके भी मम्मी पापा हैं। यह कैसे हो सकता है? अनगिनत सवालों की झड़ी एक नन्हे से मन को विचलित करने लगी, पर ठहरा बालक मन शाम तक ही सब बातें भुलाकर उसी तरह खेल में लिप्त। हाँ, पर अब उसे रिद्धि से और भी अधिक प्यार हो गया था। वह जान गई थी कि रिद्धि उसकी सगी बहन है, पर उस छोटी उम्र में भी इतनी समझ थी उसे कि यह राज रिद्धि को बताना उचित नहीं समझा उसने। कभी अड़ोसी पड़ोसी खट्टा मांगने या चाय पत्ती मांगने आ जाते और रिद्धि को खेलते देखकर बेबाक पूछ लेते, यही है जो गोद दी हुई है? रिद्धि से 3 साल बड़ी शुचि पूरी समझदारी से ऐसे वाक्यों के शुरू होते ही रिद्धि को खींचकर कहीं और ले जाती और खेल पूर्वतः प्रारंभ हो जाता। कुछ दिनों बाद रिद्धि ने शाम के वक्त आना कम कर दिया। रिद्धि के बिना शुचि उदास रहने लगी। गली मोहल्ले के और बच्चे आते रहते खेलने के लिए, पर खेल जम नहीं पाता। रिद्धि के बिना खेलने में मन नहीं लगता था। न गुड्डे गुड़ियों की शादी में वह धूम मचती, ना ही मास्टरनी के वे तेवर दिखाई देते। रिद्धि बीमार रहने लगी थी। धीरे धीरे अस्पताल के भी काफी चक्कर लगने लगे। कभी दवाइयाँ, कभी खून की जांच, तो कभी एक्सरे। बहुत छानबीन के बाद पता चला रिद्धि के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कई सालों तक दवाइयाँ चलती रहीं।
अब तो रिद्धि ने घर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। जब कभी वह ठीक होती तो पढ़ाई में लग जाती। वह बहुत ज़हीन लड़की थी। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आया करती थी। सेंट्रल स्कूल में काफ़ी नाम था उसका। बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। 9वीं में पढ़ती थी रिद्धि जब उसके गुर्दों ने काम करना लगभग पूरी तरह बंद कर दिया। डायलिसिस के कारण उसका काफ़ी समय अस्पताल में गुजरने लगा। वह अस्पताल में भी किताबों में सिर दिए रहती। ऐसी ही हालत से जूझते हुए 10वीं की परीक्षा दी और उसमें भी अपने विद्यालय में प्रथम आई। मोहल्ले भर को नाज था उस पर। समाचार पत्र में तस्वीर छपी थी। 11वीं करते करते जब बीमारी के अस्थायी उपाय से जीवन दूभर हो गया तो किसी दानकर्ता का एक गुर्दा लगाने पर विमर्श हुआ। रिद्धि की माँ और शुचि की बुआ ने ही अपना गुर्दा देकर रिद्धि का जीवन बचाने की ठान ली। रिद्धि ही तो उनके जीवन का आधार थी। कितने ही वर्ष औलाद का मुंह देखे बिना काटे थे। उनके विवाह के 5 साल बाद जिस छोटे भाई का विवाह हुआ वह अब 2 बच्चों का पिता हो चला था। एक अस्पताल में नर्स का काम करने वाली शुचि की बुआ दिन रात शहर भर की स्त्रियों की प्रसव में मदद किया करती। पीड़ा से छटपटाती रोती बिसूरती औरतों को राहत देते समय ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह पूछा करती कि मातृत्व का यह सुखद दर्द कब उनके तन मन में समाकर उनके स्नेह को भिगोकर उनके सोने आंचल को माला माल कर जाएगा। भाई का पहला पुत्र हुआ तो बुआ ने भतीजे को जी जान से लाड़ प्यार दिया। जब दूसरी पुत्री हुई तो बुआ की ममता ने जोर मारा और अपनी माँ से उनकी पौत्री का दान मांगने लगी। दादी ने बहुत सोच भाल कर उत्तर दिया कि एक बेटा और एक बेटी के साथ तेरे भाई की गृहस्थी पूरी हुई है। अभी तीसरी संतान जो भी हो उस पर तेरा हक होगा, तब मैं नहीं रोकूंगी तुझे। तो तीसरी संतान रिद्धि हुई जो बुआ की बेटी कहलाई। अपनी बेटी के इलाज के लिए शुचि की बुआ ने आकाश पाताल एक कर दिया। नौकरी पति किसी की परवाह नहीं की। नाजुक सी बच्ची को इतना भयंकर रोग जो लग गया था, दिन रात उसे लेकर अस्पतालों में पड़ी रहती थी। माँ का वात्सल्य किसी भी तर्क से परे होता है। अपनी बेटी के प्रेम में एक बार दादी शुचि की माँ से कह उठी, अच्छा ही हुआ जो तेरी बेटी मेरी बेटी के यहाँ पहुँच गई। वह दिन रात हाथों पर उठाए रहती है उसे। अगर तेरे पास होती तो बचती ना। अगर मेरे पास होती शायद उसे ऐसी बीमारी ही ना होती। माँ के दूध में बड़ी ताकत होती है। शुचि की माँ का सटीक उत्तर सामने आया और दादी निरुत्तर हो गई। रिद्धि को हैदराबाद ले जाया गया। वहाँ के बहुत नामी अस्पताल में इलाज किया जाना था उसका। शुचि की बुआ के साथ रिद्धि के पापा मामा और अन्य कई रिश्तेदार भी हैदराबाद गए। नए शहर में एक कमरा किराए पर लिया गया। खाना पकाने का, कपड़े धोने का ज़रूरी सामान जुटाया गया। खून की सारी जांच तो पहले ही हो गई थी। एक टिश्यू मिलान की जांच ही बाकी थी जिसे हैदराबाद में कराने का ही विचार किया गया था। एक बार हैदराबाद पहुंचकर चिकित्सा प्रक्रिया नियत हो जाए फिर परीक्षण करवा लिया जाएगा, यही तय हुआ था। अस्पताल आना जाना नियम हो गया। शल्य क्रिया की तारीख निश्चित की जाने लगी। रिद्धि की माँ मामा आदि सभी डॉक्टर से बातचीत कर सलाह मशविरा कर रहे थे। डॉक्टर अपनी ओर से निश्चिंत था। उसके लिए यह बहुत ही आशाजनक और उत्साहवर्धक शल्य क्रिया होने वाली थी, क्योंकि दानकर्ता स्वयं रोगी की माँ थी। तभी बुआ ने याद दिलाया, अभी टिश्यू मिलान परीक्षण बाकी है, तो उसकी रिपोर्ट के अभाव में सब कैसे तय कर सकते हैं। जबकि सबको आशा यही थी कि रिद्धि और उसकी माँ में रक्त संबंध होने के कारण वह परीक्षण इलाज के पक्ष में ही रहेगा। टिश्यू मिलान परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती जब किडनी दान करने वाली स्वयं माँ है तो, डॉक्टर ने बड़े सहज भाव से समझाया। मगर रिद्धि उनकी अपनी बेटी नहीं है, गोद ली हुई है। एक संबंधी के मुख से अनायास यह वाक्य निकला।
वक्तव्य के पीछे मंशा तो रिद्धि की जान बचाने की और शल्य क्रिया की सफलता को सुनिश्चित करने की थी। बात सच भी थी। रिद्धि ने यह वाक्य सुना तो जैसे आसमान फट पड़ा उस पर। अंदर ही अंदर तड़पने लगी वह, जैसे बिजली का 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मस्तिष्क में द्वंद्व मच गया। क्या मैं अपने मम्मी पापा की औलाद नहीं हूं? फिर कौन है मेरे माँ बाप? या है ही नहीं? क्या मुझे अनाथाश्रम से गोद लिया गया है? किसी मंदिर की सीढ़ियों से? या फिर घूरे के ढेर से? आखिर कौन हूं मैं? कहां से आई हूं मैं? फिर कौन है इसके माता पिता? डॉक्टर ने आश्चर्य से आंखें फैलाए अगला प्रश्न दाग दिया। यही प्रश्न रिद्धि को मथे दे रहा था। अब बारी शुचि के पापा के बोलने की थी। मैं हूं इसका पिता, मेरी पत्नी मां है इसकी। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा भी तोप के गोले सा दाग रहा था रिद्धि के सीने पर। अधिक आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि बुआ का रिश्ता है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये टेस्ट भी करवा लेते हैं। डॉक्टर ने सामान्य भाव से उपाय निकाला, पर बात अब इतनी सहज और सामान्य न रह गई थी। अस्पताल से निकलते ही रिद्धि जार जार रोई। दिल तार तार हो गया था। छत विक्षत हृदय लिए परनुचे पंछी सी वह तड़पने लगी। कह दो मम्मी कि यह सब झूठ है जो सबने डॉक्टर से कहा। तुम चुप क्यों रही तब? कहा क्यों नहीं कि तुम ही मेरी माँ हो? कह दो कि तुमने ही मुझे जन्म दिया है, अपनी कोख में पाला है मुझे। मैं नहीं मानती कि बड़े मामा मेरे पापा हैं। मामी मेरी मम्मी? बिल्कुल नहीं हो सकता। अपनी माँ के आंचल से लिपट गई वह। अबोध बालक सी बिलख बिलख कर रोई रिद्धि। सांझ की आंच जला रही थी उसे जिंदा ही। देर तक सुबकती रही। उसकी माँ उसके बालों में हाथ फेर उसे हौसला देती रही। सबका दिल बोझिल और आंखें गीली थीं। जो राज 17 साल तक राज रहा, वह आज इस झटके से खुल जाएगा, किसी को अनुमान न था। खुलते हुए वह कितने कपाटों को बंद कर जाएगा, यह भी ज्ञात न था। जाने पहचाने रिश्ते अजनबी से हो गए थे रिद्धि के लिए। बहुत समय लगा सत्य स्वीकार करने में उसे। सगे मामा अब अधिक अजनबी से लगने लगे थे। धीरे धीरे समझ विकसित हुई। परिपक्वता ने बाहें पसारी। माँ का निस्सीम निस्वार्थ निर्बाध प्रेम का स्रोता रिद्धि की रग रग में बहने लगा। मामी की ओर न प्रेम ही बढ़ा, न घृणा ही। मामी ने कभी उसे उसकी माँ के समान स्नेह दिया कहाँ था जो कि प्रेम बढ़ता। अपनी जाई बच्ची का परित्याग किया तो घृणा हो, ऐसा भी नहीं हुआ। उनकी कुर्बानी को समझने लायक उम्र थी रिद्धि की। अपनी माँ के प्रति आदर, श्रद्धा और प्रेम में जरूर वृद्धि हुई। पर पुनीत, शुचि और प्रांजू, वे भी तो उसके सगे भाई बहन हुए इस लिहाज से। पर उन्हें भी शायद सच्चाई का पता ना हो। अब तो वे भी जान गए होंगे। सबसे ज्यादा यह बात उसी से गुप्त रखी गई थी। अब जब वह ही सब जानती है तो घर में सबको ही मालूम होगी। अपने भाई बहन से मिलने को दिल तड़पने लगा। बचपन के खेल खिलौने, झूले के झोंटे, बिस्किट के हिस्से, मंदिर के प्रसाद पर होने वाली छीना झपटी, नौमी की कंजक में मिले पैसों का बंटवारा, सब याद आने लगा। हर खेल, हर नोक झोंक में सगे भाई बहन का प्रेम खोजने लगी वह। बड़ा भाई पुनीत किस तरह चुपके से आकर हमारे घर घर के चूल्हे की आग बुझा जाता। कैसे स्कूल स्कूल के खेल में छात्र बनकर भी कॉपी के पन्ने फाड़कर टीचर पर उछाल कर भाग जाता और गुड्डे के ब्याह में गुड्डे को पटक कर मारता। सब यादें दिल को गुदगुदाने लगीं। छोटे प्रांजू को गोदी में लेना, गोदी में ही उसका सूसू कर देना, प्यार करो तो उसका बाल खींचना, घुटनों घुटनों चलकर सारा खेल बिगाड़ देना। याद आता तो हंस देती रिद्धि। शुचि का घर रहने आना, रिद्धि की अंग्रेजी माध्यम की किताबें देखकर खुश होना, उससे अंग्रेजी सीखने की गुजारिश करना और रिद्धि की किसी कामयाबी पर अपने गहनों की पिटारी में से अपना सबसे प्रिय एक गहना उसे भेंट कर देना, सब सोचकर विह्वल हो उठी रिद्धि। ऑपरेशन हुआ तो एक एक करके सभी भाई बहन
हैदराबाद रिद्धि को देखने आए। छोटी मामी ने अपनी 6 महीने की बच्ची को साथ ले पूरी सेवा की जी जान से। शुचि भी कॉलेज की छुट्टियां होते ही 1 महीने के लिए हैदराबाद आई। काम में हाथ तो क्या बटाती, पर रिद्धि खिल उठी उसे देखकर और उसकी हालत में सुधार के लक्षण दिखने लगे। 6 महीने लगे हैदराबाद से घर वापस आने में। पढ़ाई चालू करने योग्य ताकत तो नहीं थी शरीर में, पर धीरे धीरे चलने फिरने मिलने जुलने लगी सबसे। तरस गई थी एक आम साधारण जीवन के लिए। बर्ताव भी ऐसा ही, जैसे कि सत्य जो हैदराबाद के अस्पताल में उद्यत हुआ था, कहीं सुप्त निर्जीव बेअसर सा जान पड़ता था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा था। अंदर का लावा ठंडा सा प्रतीत होता था। साल भी न बीता होगा कि नई किडनी ने जवाब दे दिया। दिल्ली के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सारे घर में भगदड़ मच गई। सभी तरह के संभव उपचार पुनः किए जाने लगे। अन्य संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाने लगा। अभी उम्र 18 की ही थी, तो कोई किडनी दान दे तो चिकित्सा फिर से की जा सकती थी। उससे पहले कमजोर शरीर में रक्त आधान की आवश्यकता महसूस हुई चिकित्सकों को। 2 बोतल बी नेगेटिव रक्त की आवश्यकता बताई गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने खून के ग्रुप की जांच कराने लगे। शुचि का रक्त ग्रुप बी नेगेटिव ही था। शुचि एक दिन पूर्व ही रिद्धि से अस्पताल मिलकर आई थी। तब तक रक्त की आवश्यकता के बारे में कोई चर्चा नहीं चली थी। वह अधिक न रुककर जल्दी अस्पताल से लौट आई थी। उसकी बीएड की परीक्षाएं चल रही थी। एक दिन बाद उसकी प्रायोगिक परीक्षा भी थी। जब उसे खबर मिली तब तक 1 बोतल रक्त का प्रबंध भी किया जा चुका था। दूसरी बोतल रक्त देने का निर्णय शुचि ने किया। अगले दिन परीक्षा निपटाकर अस्पताल जाना उचित समझा। रिद्धि को इस समय शुचि की याद बहुत सता रही थी। दवाइयों के असर से वह गफलत में थी। बार बार शुचि का नाम पुकारती। होश में आते ही 2 बूंद पानी पीती और शुचि के बारे में पूछती। उसके माता पिता, मामा, नाना नानी सब आसपास थे, परंतु उसकी आंखें एकटक वार्ड के दरवाजे को निहारती रहती। शुचि से मिलने के लिए रिद्धि की तड़प का अंदाजा लगाना कठिन था। शुचि की परीक्षा के बारे में सब जानते थे, अतः उस दिन के बीत जाने के बाद ही शुचि को बुलाना और तब तक रिद्धि को बहलाए रखना ठीक समझा गया। रिद्धि की हालत जानते हुए शुचि का परीक्षा में मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे परीक्षा देकर दौड़ी दौड़ी घर पहुंची कि अस्पताल जाना है, बहन को रक्त दान देने। दरवाजे को ताला लगाकर निकलने ही वाली थी कि फोन की घंटी बजी। संदेश मिला कि रिद्धि नहीं रही। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।